हेलो स्टूडेंट, आज मैं बात करने वाला हूँ स्पेन ऑफ अटेंशन, जिसको हिंदी में बोलेंगे बोध विस्तार। बोध विस्तार के से संबंधित जो मौखिक परीक्षा में अधिकतर पूछे जाने वाले प्रश्न हैं उसके बारे में बात करेंगे, और ऑपरेटर्स जो डिटेल्स है उसके बारे में देखेंगे, और वाइवा क्वेश्चन में आपको कैसे कैसे प्रश्न कर सकते हैं जो एक्सटर्नल होते हैं, इन सब के बारे में बात करेंगे। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर बताइए। वीडियो को स्किप ना करें, पूरे अंत तक देखिए। चलिए बात करेंगे टेचिस्टोस्कोप ऑपरेटर्स के बारे में। टेचिस्टोस्कोप ऑपरेटर्स कैसा दिखता है, तो ये आपको इमेज दिखाया हुआ यहाँ पे आप देखेंगे कि पहला जो लेफ़्ट साइड का आप इमेज देखेंगे टेचिस्टोस्कोप का फ्रंट साइड है ये, और आपको यहाँ जो विंडो के टाइप का आपको एक स्क्वायर शेप्स का आपको दिखाई दे रहा होगा, जहाँ से जो मीनिंगफुल एंड मीनिंगलेस जो कार्ड होते हैं वो हमें बहुत कम समय के लिए दिखाया जाता है। तो ये हो गया। और सेकेंड वाला इमेज आप देखिएगा, सेकेंड वाला जो इमेज है वो टेचिस्टोस्कोप का बैक साइड है, जिधर से हम कार्ड वगैरह क्या करते हैं यहाँ डालते हैं। आगे हम देखेंगे कि जैसे कार्ड डला हुआ मैंने दिखाया यहाँ पे कि फर्स्ट वाले आप उसमें देख रहे हैं, इमेज में देख रहे हैं कि जो सार्थक जो शब्द है, सार्थक शब्द कहने का मतलब है मीनिंगफुल, जिसका कोई अर्थ होता है। नल लिखा है, नल का कोई अर्थ होता है। यहाँ पे लन लिखा है, इसी को विपरीत उल्टा रख दिया गया है, तो ये लन लिखा है तो उसका कोई अर्थ नहीं निकल के आता है। तो ये जो टेचिस्टोस्कोप जो होता है वो क्या होता है कि जो हमें सार्थक शब्द या निरर्थक जो शब्द होते हैं उसको बहुत कम समय के लिए, अल्प समय के लिए क्या करता है, दिखाता है। तो ये हो गया हमारा ऑपरेटर डिटेल्स। ठीक है, अब बात करते हैं साइकोमेट्रिक असेसमेंट वाइवा वॉश क्वेश्चन के बारे में, स्पेन ऑफ अटेंशन। तो उपकरण का नाम बताइए, पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है उपकरण का नाम बताइए जिसका आपने प्रयोग किया है। तो उस उपकरण का नाम आपको पता होना चाहिए, टेचिस्टोस्कोप जिसको कहा जाता है। टेचिस्टोस्कोप का निर्माण किसके द्वारा किया गया है, तो आपको पता होना चाहिए ये हिलिप तथा डोज के द्वारा। ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है एक्सटर्नल के थ्रू। ठीक है, बोध विस्तार, थर्ड नंबर क्वेश्चन। बोध विस्तार के क्षेत्र में सर्वप्रथम प्रायोगिक अध्ययन किसने किया? सर विलियम हैमिल्टन ने किया था 1859 में। फोर्थ नंबर क्वेश्चन यहाँ पर किस प्रकार के टेचिस्टोस्कोप का प्रयोग किया गया है, तो फॉलिंग डोर टाइप। फॉलिंग डोर टाइप इसलिए बोला गया है क्योंकि जो टेचिस्टोस्कोप का जो डोर टाइप मतलब जो दरवाज़ा बोला गया है, जो है ना, जो मैंने जहाँ पे विंडो वाली जो बात किया था वहाँ पे एक प्लेट टाइप का जो रहता है ना, जिसको दरवाज़ा बोल सकते हैं। फॉलिंग जो गिरता है, नीचे गिरता है, इसलिए क्या बोला गया, फॉलिंग डोर टाइप बोला गया है। टेचिस्टोस्कोप का बोध विस्तार के क्षेत्र में सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया, तो टेचिस्टोस्कोप का बोध विस्तार के क्षेत्र में सर्वप्रथम प्रयोग कैटिल के द्वारा किया गया था 1885 एंड 86 में। उपकरण एवं आवश्यक सामग्री के नाम बताइए। जो रिक्वायर मटेरियल जो होता है, आपको क्या क्या चाहिए होता है, तो टेचिस्टोस्कोप चाहिए, सार्थक एवं निरर्थक शब्दों के जो कार्ड चाहिए, है ना, जो मीनिंगफुल एंड मीनिंगलेस जो वर्ड है ना वो चाहिए आपको, एंड पेपर और पेंसिल। टेचिस्टोस्कोप यंत्र क्या है, तो इसके बारे में देख लेते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि एक ऐसा यंत्र होता है जिसके द्वारा किसी भी प्रकार की पठन सामग्री या आकृतियों को कम से कम समय के लिए दिखाया जाता है। इसका शाब्दिक अर्थ अल्प समय के लिए देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। प्रयोग के द्वारा दिखाई जाने वाली कार्डों की संख्या कितनी है? प्रयोग के द्वारा दिखाई जाने वाली कार्डों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पे 40 जो है, 40 कार्ड जो है सार्थक शब्दों के हैं और 15 कार्ड जो है निरर्थक शब्दों के हैं। जब कार्ड नीचे गिरता है तो कितने समय तक दिखता है, कार्ड 1/10 सेकेंड, है ना, 1/10 सेकेंड या 100 मिली सेकेंड बोल सकते हैं। अवधान के विभाजन, डिवीज़न ऑफ अटेंशन, डिवीज़न विभाजन जो बोल रहे हैं, है ना, अटेंशन जो ध्यान है उसका विभाजन का सबसे पहला अध्ययन किसने किया, या ध्यान के विभाजन का सबसे पहला अध्ययन किसने किया? पहलान ने किया है। तो यहाँ पे पहलान लिखा हुआ है।
बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अवधान कितने प्रकार के हैं? तो अवधान 3 प्रकार के माने गए हैं। फर्स्ट वॉलेंट्री अटेंशन, सेकेंड इनवॉलेंट्री अटेंशन, थर्ड है हैबिचुअल नॉन वॉलेंट्री अटेंशन, ऐच्छिक अनैच्छिक आदतजन्य। अब ऐच्छिक क्या है, अनैच्छिक क्या है और आदतजन्य क्या है, इसको उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। आपको पूछ सकते हैं कि जो अवधान है कितने प्रकार के हैं, या टाइप्स ऑफ अटेंशन पूछा जा सकता है आपको कितने टाइप है। ऐच्छिक जो ध्यान है, वॉलेंट्री अटेंशन जो है, वो इस प्रकार के ध्यान में व्यक्ति अपनी इच्छा से किसी उद्दीपक, कहने का मतलब किसी सूचक या सजेस्टिव पर ध्यान केंद्रित करता है। इसके पीछे व्यक्ति का ऐसा करने की आवश्यकता, उद्देश्य तथा सामाजिक दबाव हो सकता है। अब मैं बात करूं कि जब आप पढ़ाई करते हैं तो घर में मम्मी पापा के दबाव के कारण से कर लेते हैं, है ना, या जैसे हम किसी चीज़ को, जैसे उदाहरण में मैं इसको मेंशन किया हुआ है कि किसी छात्र के द्वारा पढ़ाई में दिए जाने वाला ध्यान किसी भूखे व्यक्ति द्वारा बाजार में खाने पीने की वस्तुओं पर दिए जाने वाला ध्यान। भूख लगता है तो ऑटोमेटिक हमारा ध्यान कहाँ जाता है, खाने की वस्तुओं की ओर जाता है ना। और ये किस लिए, अब हमारे हमको क्या लग रहा है, भूख लग रहा है, तो हम किसी के दबाव में, हमको भूख लग रहा है तो दबाव होना ही है। या जैसे हम पढ़ाई करते हैं तो घर वाले के दबाव में हम क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं। तो ये हम क्या करते हैं, अपनी इच्छा से करते हैं, ऐच्छिक होता है। दूसरा होता है अनैच्छिक, इनवॉलेंट्री अटेंशन। तो ये होता है अपनी इच्छा के विपरीत होता है। हमारा फर्स्ट जो था, ऐच्छिक जो था, वो हमारे इच्छा के अनुसार होता है, और ये हमारे इच्छा के विपरीत होता है। कि इस तरह के ध्यान में व्यक्ति के डिज़ायर, जो इच्छा होता है, जो नीड होता है, उसकी प्रधानता नहीं होती है ना। उत्तेजना, जो एक्साइटमेंट जो का गुण होता है ना, वो एक्साइटमेंट गुण प्रधान होता है। इस प्रकार का ध्यान व्यक्ति के इच्छा के विपरीत होता है। यहाँ पे मैंने पहले ही बता दिया था। तो जो ये अनैच्छिक ध्यान होता है, इनवॉलेंट्री अटेंशन होता है, वो इच्छा के विपरीत होता है। उदाहरण के माध्यम से आपको समझ में आ जाएगा कि ध्यान लगाकर कोई बच्चा या पढ़ते रहता है, उसी टाइम कोई लाउड स्पीकर बज जाता है, या कोई, आप ही देखे होंगे जब एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं तो बीच में कहीं कोई किसी का कॉल आ जाना, जिसका रिंगटोन वगैरह बहुत ही क्या हो, हाई हो, मतलब जिनका आवाज़ आपको क्या लगता है, जिसका आवाज़ आपके ध्यान को क्या करता है, विकेंद्रित करता है, केंद्रित नहीं विकेंद्रित करता है, भंग करता है। तो वो हो गया हमारा अनैच्छिक। आदतजन्य अथवा अनैच्छिक आदतजन्य अथवा इच्छा रहित ध्यान, हैबिचुअल एंड नॉन वॉलेंट्री अटेंशन। इस प्रकार के ध्यान को स्वाभाविक ध्यान भी कहा जाता है। इसके लिए उसे किसी प्रकार की प्रयास की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि व्यक्ति का जो ध्यान है किसी वस्तु, उत्तेजना की ओर उसकी आदत, प्रशिक्षण अथवा अभ्यास आदि के कारण चला जाता है। उदाहरण के माध्यम से आपको समझ में आ जाएगा कि जो जूते पालिश करने वाले मोची का जो ध्यान होता है, ना चाहते हुए भी जूते की ओर उनका ध्यान चला जाता है। जो यात्री बस के ड्राइवर का ध्यान जो होता है, यात्रियों पर चला जाता है। आप देखे होंगे पैसेंजर जो राह चलते रहते हैं तो वो, उनको क्या नज़र आता है, उनका अपना यात्री, अपना पैसेंजर ही नज़र आता है, तो वो बस क्या कर देता है, रोक देता है। हो सकता है मेरे पैसेंजर हो, मेरे यात्री हो, जो मेरे बस पे जाने वाले हो। तो एक और उदाहरण है, पान खाने वाले व्यक्ति का ध्यान पान की दुकान की ओर चला जाता है, ना चाहते हुए भी ये चला जाता है। इसी को कहा गया है आदतजन्य अथवा इच्छा रहित ध्यान, हैबिचुअल नॉन वॉलेंट्री अटेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चर जो वेरिएबल होता है, हम वेरिएबल जो पढ़ेंगे वो स्पेन ऑफ अटेंशन से रिलेटेड पढ़ेंगे। तो यहाँ पे चर किसको कहा गया है, जो वेरिएबल है वह वैल्यू होता है जिसमें लगातार चेंजेस होता रहता है, परिवर्तन होते रहता है। अकॉर्डिंग टू कर्लिंगर जान लेते हैं कि वेरिएबल एक ऐसा गुण होता है जिनके अनेक मात्राएं या फिर क्वांटिटी को दर्शाते हैं। टाइप्स ऑफ वेरिएबल के बारे में बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ वेरिएबल क्या है। यहाँ पे 2 टाइप बताए गए हैं, स्वतंत्र इंडिपेंडेंट एंड आश्रित डिपेंडेंट। अब यहाँ पे स्वतंत्र क्या है इस प्रयोग के लिए, और आश्रित क्या है, डिपेंडेंट क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, जो प्रयोज्य को जो मीनिंगफुल वर्ड होते हैं और मीनिंगलेस वर्ड जो होते हैं, जो दिखाए जाते हैं, वो क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। ठीक है,
सेकंड देख लेते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, आश्रित जिसको बोल सकते हैं। तो आश्रित जो होता है वो प्रयोज्य द्वारा जो देखे गए, यहाँ पे प्रयोग लिखा है और ये प्रयोज्य है, प्रयोज्य द्वारा देखे गए सार्थक तथा निरर्थक शब्द। अब प्रयोज्य क्या है इसके बारे में मैं बताऊंगा आपको। प्रयोज्य क्या होता है, जब हम साइकोमेट्रिक असेसमेंट करते हैं तो मनोविज्ञान में जो जब प्रयोग करते हैं तो प्रयोज्य बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यहाँ पर प्रयोज्य एक बच्चा होता है जिस पर प्रयोग किया जाता है, जिसके बारे में हमको जानना होता है। जो प्रयोग हम करते हैं वह पूरे प्रयोज्य पर डिपेंडेंट होते हैं। 13 से 16 साल के अंतर्गत का बच्चा होता है जो प्रयोज्य होता है, वह उस पर प्रयोग के आधार पर निर्भर करता है कि हमारा प्रयोजक कितने उम्र का होना चाहिए। इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन और कर देता हूँ कि जब हम साइकोमेट्रिक असेसमेंट जब हम करते हैं तो प्रयोज्य हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है। यूजेबिलिटी जिसका हम प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे हम बच्चों का प्रयोग करते हैं। बच्चों का प्रयोग मतलब कि बच्चों में कितने सार्थक शब्दों को पढ़ने की क्षमता है और कितने निरर्थक शब्दों को पढ़ने की क्षमता है। तो ये इसके लिए हम क्या करते हैं, 13 से इसे कम भी लिख सकते हैं, 12 से हम लिख सकते हैं 16 साल के जो बच्चे का। और ये अब खाली ये 13 से 16 साल के बच्चों का ही नहीं, इससे ज़्यादा साल के बच्चों का भी कर सकते हैं, लेकिन वो प्रयोग के आधार पर करता है। जैसे कि GSET का आपको बता दूं, जर्नल क्लास एलिजिबल अचीवमेंट टेस्ट, जर्नल क्लास अचीवमेंट टेस्ट के बारे में अगर हम बात करें तो वहाँ पे हम जो 10th क्लास के बच्चे हैं उनका हम अचीवमेंट करते हैं। जो बच्चे का क्या अचीवमेंट है, किस सब्जेक्ट में उनका ज़्यादा ध्यान है, तो उसके बारे में हम पता लगाते हैं। तो जैसे कि वहाँ पे हम 10th क्लास के बच्चों का लेते हैं। यहाँ पे आप स्टार्ट करते हैं 7 क्लास, 8 क्लास, 6 क्लास के बच्चों का आप क्या कर सकते हैं, टेचिस्टोस्कोप के लिए प्रयोज्य के रूप में आप ले सकते हैं। अवधान क्या है, अटेंशन या ध्यान। तो इसके बारे में बता दूं कि जो ध्यान होता है इसका प्रयोग बहुत ही ज़्यादा करते हैं। टीचर जब क्लासरूम में एंटर करते हैं तो बच्चों को बोलते हैं अटेंशन प्लीज़, या इधर ध्यान दीजिए। माता पिता भी अपने बच्चों को बोलते हैं कि पढ़ाई में ध्यान दो, इधर उधर ध्यान ना दो, है ना। तो ये हो गया। इसके बारे में आगे हम पढ़ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू मैटलिन के अनुसार, है ना, 1983 मानसिक क्रिया जो मेंटल एक्टिविटी की एकाग्रता ही क्या कहलाता है, ध्यान कहलाता है। अकॉर्डिंग टू ब्रजेस 1951 के अनुसार अवधान चेतना तथा व्यवहार की साधारण क्रिया है। अवधान जो है चेतना तथा व्यवहार की साधारण क्रिया है। अटेंशन इज द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ कॉन्शियसनेस एंड बिहेवियर। प्रयोग में स्वतंत्र चर एवं आश्रित चर कौन कौन से, जिसके बारे में ऊपर बात कर ली है हमने। स्वतंत्र चर जो उद्दीपक शब्दों का जो प्रकार है, सार्थक और निरर्थक शब्द, वो हो जाता है हमारा स्वतंत्र चर। इंडिपेंडेंट वेरिएबल। आश्रित चर के बारे में बात करते हैं, जो प्रति उत्तर, जिस कार्ड का हम प्रयोग करते हैं बच्चे उसको देख कर जो प्रति उत्तर देते हैं कि इस कार्ड में ये लिखा है, तो वो क्या कहलाता है, आश्रित चर कहलाता है। डिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है। ध्यान विभाजन से आपका क्या तात्पर्य, ध्यान विभाजन मतलब डिवीजन ऑफ अटेंशन, ध्यान भंग हो जाना। एक ही समय में जब व्यक्ति 2 या 2 से अधिक चीज़ों पर अपना ध्यान क्या करता है, केंद्रित करता है, तो उसका ध्यान दोनों चीज़ों पर बढ़ जाता है, जिसे ध्यान का विभाजन कहते हैं। इसीलिए कहा गया है कि हमें एक समय में कोई एक कार्य पर ध्यान देना चाहिए, है ना। हम कुछ वर्क करते रहते हैं तो वहाँ पे हम एक साथ 2-3 वर्क करते रहते हैं, तो तीनों पे हमारा ध्यान सही तरीके से नहीं लग पाता है ना। तो यहाँ पे कहा गया इसीलिए कि कोई भी काम जब हम करते हैं तो एक ही काम पर ध्यान देना चाहिए। निरर्थक शब्दों की गणना, निरर्थक शब्दों की गणना कैसे करेंगे, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं कि सही बताया गया शब्दों की संख्या। अब कार्ड मैंने बता दिया 40 एंड 15। 15 जो है निरर्थक है, मीनिंगलेस है, और 40 जो है मीनिंगफुल है। तो यहाँ पे हम मीनिंगलेस की बात करें, 15 में से कितने सही बताए। तो सपोज़ मैंने जो प्रयोज्य है वो 15 में से 8 सही बताया, 8/15 हो जाएगा। कुल निरर्थक शब्दों की संख्या कुल कितना है, 15 है, तो 8/15 हो जाएगा। और हम डिवाइड करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो हम लिख लेंगे। सार्थक शब्दों की गणना, सार्थक 40 कार्ड्स यहाँ पे बताया गया है। तो 40 कार्ड्स में थे, आप क्या कर रहे हैं, 30 कार्ड जो प्रयोज्य द्वारा बताया गया सही, और जो कुल जो 30 का कुल जो कार्ड है उसकी संख्या कितना, 40। यहाँ पे अपवान करना अपवान नहीं हो पाया, तो सही बताए गए सार्थक शब्दों की संख्या अपॉन कुल सार्थक शब्दों की संख्या होगा, है ना। तो ये हो गया। बोध विस्तार क्या होता है, बोध विस्तार निकालने के लिए हम सार्थक शब्दों का जो मध्यमान निकाले हैं अभी जस्ट,
उसमें माइनस कर देते हैं हम निरर्थक शब्दों का मध्यमान, तो हमको बोध विस्तार मिल जाता है। बोध मतलब ज्ञान, विस्तार होना मतलब ज्ञान का हमारा जो विस्तार होना उसको बोध विस्तार बोल सकते हैं। ध्यान का विस्तार होना, एक क्या होता है अवधान जिसको बोलते हैं उसी को ध्यान बोलते हैं, उसी को अटेंशन बोलते हैं। कि जैसे हम मीनिंगफुल जो होता है, जो सार्थक शब्द होता है उसको क्या कर लेते हैं, आसानी से पढ़ लेते हैं। लेकिन जो निरर्थक शब्द होते हैं, जो मीनिंगलेस जो वर्ड होते हैं उसको पढ़ने में क्या होता है, जो प्रयोग जो होता है उनको पढ़ने में कठिनाई होता है। यही अंतर होता है सार्थक और निरर्थक शब्द में। टैचिस्टोस्कोप का प्रयोग करते समय क्या क्या सावधानियां रखना चाहिए, तो प्रकाश की समुचित व्यवस्था होना चाहिए। ऐसा नहीं करने से क्या हो सकता है कि जो वर्ड होते हैं वो प्रयोज्य द्वारा नहीं पढ़ पाएंगे, और प्रयोज्य को टैचिस्टोस्कोप की खिड़की से 2 फीट की दूरी पे बिठाया जाना चाहिए, ताकि वो जो वर्ड है उसको अच्छे से क्या कर पाए, पढ़ पाए। कार्ड को उपकरण की खिड़की पर इस प्रकार लगाया जाए कि प्रयोज्य को कार्ड सीधा दिखे। और एक बताया गया, सेकंड नंबर पे बताया गया कि जो प्रयोज्य की जो आंखें हैं वो जो विंडो की जो मैं बात कर रहा था ना, खिड़की जो जिस विंडो की बात कर रहा था जो स्क्वायर शेप्स का था उसके समानांतर उसके पैरेलल होने चाहिए। कार्ड को लगाने से पहले पर्दे को उठा लिया जाना चाहिए। दिखाए जाने वाले कार्डों को प्रयोग के पूर्व प्रयोज्य से गुप्त रखा जाना चाहिए। प्रयोग समाप्ति के पूर्व प्रयोज्य को प्रयोग संबंधी परिणामों से अवगत ना कराया जाए। सभी कार्डों के अक्षर के आकार से एक ही आकार के तथा चमक एक जैसे होने चाहिए। प्रयोज्य को पहले से इस बात की जानकारी नहीं देना चाहिए कि दिखाए जाने वाले सार्थक शब्द कौन सा है या निरर्थक शब्द है। टैचिस्टोस्कोप का शैक्षणिक महत्व बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, जो हर एक एक्सटर्नल द्वारा पूछा जाता है कि इसका शैक्षणिक महत्व क्या होता है। कि बोध विस्तार प्रयोग से शिक्षक को यह जानने में सहायता मिलता है कि छात्रों को मीनिंगफुल जो वर्ड होते हैं और मीनिंगलेस जो वर्ड होते हैं, निरर्थक शब्द होते हैं के उदाहरणों द्वारा अधिक से अधिक सिखाया जा सकता है, तथा जो जो फुल वर्ड होते हैं वह मानव मस्तिष्क में अधिक समय तक रखा जा सकता है, किंतु जो मीनिंगलेस वर्ड होते हैं वह बहुत ही कम समय तक मानव मस्तिष्क में स्थिर रहता है। तो आपको ये इसका शैक्षणिक महत्व तो समझ में आ गया होगा कि जो बच्चे होते हैं वो मीनिंगफुल वर्ड के माध्यम से जो मीनिंगलेस जो वर्ड होते हैं उसको पढ़ना सीखते हैं, है ना। तो ये हमारा शैक्षणिक महत्व है। मैं आपको कुछ मीनिंगफुल एंड मीनिंगलेस आपको वर्ड शब्द दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख रहे होंगे निरर्थक शब्दों की सूचियाँ, प्रथम सूची, द्वितीय सूची, तृतीय सूची। मतलब यहाँ पे शब्द देखिएगा, पहले वाले में 2 शब्द हैं, 2 शब्द मिलकर बना है। दूसरा वाला जो है 3 शब्द से मिलकर बना है। चौथा 4 शब्दों से, तीसरा 4 शब्दों से, चौथा 5 शब्दों से, छठवा है वो 7 शब्दों से बना हुआ है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं इसका रच का कोई ऐसा मीनिंग नहीं निकल रहा है कि कोई भी इसको इसलिए निरर्थक शब्द में रखा गया गसपन। तो एक जो मतलब 2 शब्दों से जो बने जो सार्थक शब्द है 3 लिया गया है। उसी प्रकार से आप देखेंगे सार्थक शब्द मीनिंगफुल जो शब्द है उसके बारे में घर कहने से पता चलता है आपको कि जहाँ पर हम क्या करते हैं, रहते हैं। नल, जल, कलश, भवन, सड़क, यहाँ पर भी देखो 2 शब्द मिलकर जो बने हुए हैं। 2 अक्षर से मिलकर बना हुआ शब्द है। 3 अक्षर से मिलकर बना शब्द है। 4 अक्षर से मिलकर बना शब्द है। 5 अक्षर से मिलकर बना शब्द है। 6 अक्षर से मिलकर बना शब्द है। तो ये हो गया हमारा मीनिंगलेस एंड मीनिंगफुल वर्ड। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो दोस्तों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट करना ना भूलें। ऐसी जानकारियों के लिए मेरे चैनल के साथ आप जुड़े रहेंगे। धन्यवाद।